नमस्कार, आप देख रहे हैं उनका न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। वहीं आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल के खेजरू में रैली करते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष दल पर क्यों हमला किया। तमाम ऐसे मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल में जो हादसा हुआ, पश्चिम बंगाल में जो आगजनी हुई, आखिर उसकी जिम्मेदार कौन है। लेकिन उसके पहले बता दें कि आखिर ममता बनर्जी ने कहा क्या है। ममता बनर्जी ने कहा है वॉम यानी लेफ्ट और राम यानी भाजपा ने हमारे खिलाफ हाथ मिला लिया है। ममता बनर्जी ने निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं की ओर से दूसरी जगह जाकर हिंसा करने के संकेत मिल रहे थे। ये ममता बनर्जी ने कहा है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं यानी वॉम यानी लेफ्ट और भाजपा, सीधे उन्होंने आड़े हाथे लेफ्ट और भाजपा को लिया है कि ये दोनों हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। यह किस प्रकार का धर्म है, ये लोग हिंदू धर्म को दूषित कर रहे हैं, ये ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है। ममता ने आगे कहा कि मेरा मानना है कि जो हथियार और बंदूकें लेकर चलते हैं और इंसानों को मारते हैं और घरों में आग लगाते हैं, वे हिंदू और ना ही मुसलमान हो सकते हैं, ये सिर्फ बीजेपी के गुंडे हो सकते हैं। वहीं ममता ने आगे कहा कि बंगाल में अन्य धार्मिक हिंदू त्योहार भी होते हैं, लेकिन कभी गुंडागर्दी नहीं हुई। राम के नाम पर हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ममता ने सीधा भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है। राम के नाम पर तलवारें लेकर, राम के नाम पर जो कलश यात्रा या जो यात्राएं निकाली जाती है, उसमें राम को बदनाम किया जाता है। वहीं ममता ने आगे कहा कि मैं भी हिंदू हूं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जैसी हिंदू हूं। ममता ने सीधा कहा कि मैं स्वामी विवेकानंद के जैसी ही एक हिंदू हूं, रामकृष्ण जैसी हिंदू हूं, दुर्गा पूजा करने वाली हिंदू हूं, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने वाली हिंदू हूं। ममता ने सीधा एकदम हिंदुत्व को अपने आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी पर तल्ख टिप्पणी की। ममता ने साफ कहा कि हम हिंसा नहीं करते, वे गुंडों को बाहर से लाए थे। ममता ने यह भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थानीय नेता है, जो कार्यकर्ता हैं, वो गुंडे बाहर से लेकर आए थे। यह एक औपचारिक हिंसा है और आपराधिक हिंसा है। ममता ने सीधा एक भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक आपराधिक हिंसा कराई गई है, इसमें पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। वहीं रामनवमी जुलूस के दौरान उन्होंने बंदूकें और गोला बारूद फेंके हैं। क्या भगवान राम ने उन्हें जुलूसों में गोला बारूद लाने के लिए संदेश दिया है? ममता ने सीधे सीधे अपने रैली से भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे हर वक्त अलर्ट रहना होता है, भाजपा कब कहां जाकर दंगा करा दे, यानी भाजपा को पूरी तरीके से दंगा पार्टी ममता बनर्जी ने घोषित कर दिया है। ममता बनर्जी ने अपने आप को पाक साफ बताया है कि हम भी हिंदू हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद के मार्ग पर चलने वाले हिंदू हैं। हम भी पूजा करते हैं, हम भी दुर्गा पूजा में पंडाल सजाते हैं, मां भगवती की पूजा करते हैं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन दंगा, अपराध, इसका साथ हम नहीं देते। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर अपने आप को एक पाक साफ हिंदू बताया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि ये लोग समझते हैं कि बंगाल के लोग इस तरह के दंगा पसंद नहीं करते, हम दंगा नहीं करते हैं, ये ममता ने साफ कहा। आम लोग दंगा नहीं करते हैं, भाजपा दंगा करने की कोशिश में रहती है। ममता ने आगे फिर से आरोप लगाया कि भाजपा हमेशा से आगे इसी चीज को लेकर आगे बढ़ती है कि बीजेपी दंगा कराने की कोशिश करती है कि सौहार्द बिगड़े। जो सामाजिक सौहार्द की हम कोशिश करते हैं, उसे भाजपा बिगाड़ने की कोशिश करती है। लेकिन जब उनसे नहीं हो पाता तो दंगा भड़काने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वहीं ममता ने आगे कहा कि भाजपा के लोग बिहार से गुंडे लेकर आए हैं, ये राम के नाम को अपवित्र कर रहे हैं। ये गुंडे हावड़ा में बुलडोजर, ट्रैक्टर, बंदूकों के साथ दाखिल हुए हैं। ममता ने कई गंभीर आरोप लगाए। उनके पास पुलिस की कोई परमिशन नहीं थी, कई घर फूंक दिए गए थे।
वहीं कई घर फूंक दिए गए। हावड़ा के बाद रिसरा गए। वहीं ये सवाल है कि क्या ममता का ये आरोप सत्य है या फिर ममता राजनीति में अपने आप को पाक साफ बता रही है। ममता की निगाहों में 2024 का चुनाव है। नमस्कार, मैं रवि राजपूत और आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। आखिर पश्चिम बंगाल में इस हिंसा के और इस आगजनी के पीछे क्या किसी का हाथ है? क्या इसके पीछे राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रही हैं? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि आखिर पश्चिम बंगाल के खेजड़ी में रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है और भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ममता बनर्जी ने सीधे कहा, वाम का मतलब लेफ्ट और राम का मतलब भाजपा ने हमारे खिलाफ हाथ मिला लिया है। ममता बनर्जी ने निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं की ओर से दूसरी जगह जाकर हिंसा करने के संकेत मिल रहे थे। या किस प्रकार का धर्म है ये लोग हिंदू धर्म को दूषित कर रहे हैं। ममता ने आगे कहा कि मेरा मानना है कि जो हथियार और बंदूकें लेकर चलते हैं और इंसानों को मारते हैं और घरों में आग लगाते हैं, वे ना हिंदू और ना ही मुसलमान हो सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के गुंडे हो सकते हैं। वही ममता ने आगे कहा कि बंगाल में अन्य धार्मिक हिंदू त्योहार भी होते हैं, लेकिन कभी गुंडागर्दी नहीं हुई है। राम के नाम पर हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। मैं भी हिंदू हूं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जैसी हिंदू हूं, रामकृष्ण जैसी हिंदू हूं, दुर्गा पूजा करने वाली हिंदू हूं, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने वाली हिंदू हूं। ममता ने साफ कहा कि हम हिंसा नहीं करती। वे गुंडों को बाहर से लाए थे, यहां एक आपराधिक हिंसा कराने की कोशिश में थे। रामनवमी जुलूस के दौरान उन्होंने बंदूकें और गोला बारूद फेंके हैं। क्या भगवान राम ने उन्हें जुलूसों में गोला बारूद लाने के लिए संदेश दिया है? वहीं उन्होंने आगे कहा कि मुझे हर वक्त अलर्ट रहना होता है कि भाजपा कब कहां जाकर दंगा ना करा दे। ये लोग समझते हैं कि बंगाल के लोग इस तरह के दंगा पसंद नहीं करते हैं। हम दंगा नहीं करते हैं, आम लोग दंगा नहीं करते। भाजपा दंगा करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उनसे कोई कुछ नहीं होता तो वो सिर्फ दंगा भड़काने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वही ममता ने आगे कहा कि भाजपा के लोग बिहार से गुंडे लेकर आए हैं, ये राम के नाम को अपवित्र कर रहे हैं। ये गुंडे हावड़ा में बुलडोजर, ट्रैक्टर, बंदूकों के साथ दाखिल हुए थे। उनके पास पुलिस की कोई परमिशन नहीं थी। कई घर फूंक दिए गए। हावड़ा के बाद वे इसरा गए। वहीं यह सवाल है कि क्या ममता का ये आरोप सत्य है या फिर ममता राजनीति में अपने आप को पाक साफ बता रही है। ममता को यह डर है कि अगर इस आरोपों के बीच में अगर हमारी पार्टी और हम फंस गए तो टीएमसी समेत मुख्यमंत्री का जो फेस है ममता का, और 2024 में जो ममता केंद्र में मोदी के बराबर अपने फेस को चमकाने की कोशिश कर रही हैं, उसका क्या होगा। वहीं इन्हीं मुद्दों के साथ आज हम चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि क्या वाकई ममता के आरोप सत्य है या ममता सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही हैं। वही इसी मुद्दे के साथ चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ बीजेपी नेता प्रदीप सिन्हा जी हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल वही कि ममता ने बीजेपी पर आज गंभीर आरोप लगाए हैं, आपके पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कुछ कहेंगे? आपको बता दें, उन्होंने आपको यह कहा कि बीजेपी ने दंगा कराया है। बीजेपी
दंगा कराने वाली पार्टी है। तमाम आरोप आप पर लगाए हैं। प्रदीप जी, देखिए, इनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। आप याद कीजिए, बंगाल में जब चुनाव हुआ, उसके पश्चात जब परिणाम आए और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को और उनके कार्यकर्ताओं के घर पर अटैक किए गए, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। लेकिन ममता जी तो कह रही थी कि कुछ हुआ नहीं हमारे प्रदेश में। आखिर किस बात की सीबीआई जांच बैठी थी? सीबीआई इंक्वायरी करने लगी, हाईकोर्ट भी गए और हाईकोर्ट में जाकर इन्होंने कहा कि कुछ हुआ ही नहीं है हमारे स्टेट में, और सीबीआई बेमतलब के मामले को तूल देने की कोशिश कर रही है। लेकिन कोर्ट ने माना, जब साक्ष्य देखे कोर्ट ने तो माना कि नहीं, जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है उसको इनकार नहीं किया जा सकता, जिनके घर जलाया गया, जिनके घर को लूट लिया गया। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो है एक नैरेटिव अलग सेट करना चाहती है और तुष्टीकरण की राह पर चल रही है। उनका ये कहना कि हम भी हिंदू हैं, हम भी त्योहार मनाते हैं, मैं समझता हूँ कि सत्य से कोसों दूर है। क्योंकि लोगों ने इनको देखा है कि किस तरह से रामनवमी के जुलूस को रोकने की कोशिश की जाती है। बंगाल में जब दुर्गा पूजा होता है तो विसर्जन जुलूस को रोक दिया जाता है, कोर्ट को इंटरवीन करना होता है। कोर्ट जब निर्णय सुनाती है तब जाकर विसर्जन का जुलूस निकल पाता है। तो ममता दीदी कितनी सेकुलर है ये पूरा देश जानता है, और अपने आप को सेकुलर का सूरमा बताने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो महज विशुद्ध रूप से तुष्टीकरण की राह पर ही चल रहे हैं। नहीं प्रदीप जी, सवाल बिल्कुल आपका सही है कि ममता जी पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार है, वो राज कर रही हैं और पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनकी सिचुएशन है, उन्हें देखना होगा। लेकिन विपक्ष में जो पार्टी है आपकी, यानी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में आपकी सरकार है, ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, उन्होंने आप पर सीधा आरोप लगाया। अगर कहिए तो मैं आपको आरोप बता दूं, उन्होंने सीधे कहा कि यह किस प्रकार का धर्म है, ये लोग हिंदू धर्म को दूषित कर रहे हैं। ममता ने फिर आगे कहा कि जो हथियार और बंदूकें लेकर चलते हैं और इंसान को मारते हैं, घरों में आग लगाते हैं, वे ना हिंदू हो सकते हैं ना मुसलमान हो सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के गुंडे हो सकते हैं। सीधे तौर पे आपकी पार्टी को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। क्या आपको लगता है कि ममता का ये आरोप आपकी पार्टी के जो एक साफ सुथरी चरित्र के लिए बीजेपी के नेता और आपकी पार्टी के लोग कहते हैं, आप कहते हैं और जानी भी जाती है, इसमें कोई शक नहीं, ममता का ये आरोप कितना सत्य है? अगर उन्होंने आरोप लगाया हो, कुछ ना कुछ हद तक तो सत्य होगा। उन्होंने सीधे कहा कि पुलिस ने जो रूट तय किए थे उस रूट पे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग और जो इनके संगठन से जुड़े लोग हैं उस रूट पे नहीं जा रहे हैं, तो दंगा भड़कना ही था। प्रदीप जी, किस पुस्तिका में लिखा है रूल बुक में कि मुस्लिम इलाकों से होकर जुलूस नहीं निकलेगी? अब आप बताइए, ममता बनर्जी तो हिंदुओं पर अटैक करने के लिए तैयार बैठी है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही, लेकिन ममता बनर्जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला जब मस्जिदों से हिंदू जुलूस पर आक्रमण किए गए। पूरे देश ने देखा इस चीजों को, किस तरह से मस्जिदों से पथराव किए गए, मतलब मस्जिदों के अंदर से लोग लाठी डंडे और हथियार लेकर निकल पड़े। उस वक्त ममता बनर्जी को ये नहीं दिखाई देता कि शांति का माहौल होना चाहिए, और धर्म विशेष के लोग जिस तरह से आज हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि हम सिर्फ अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और ममता बनर्जी ने जो रूट चिन्हित किया वो तुष्टीकरण का एक अप्रतिम उदाहरण है कि आप उस इलाके से नहीं जा सकते जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। आखिर ये किस संविधान में लिखा हुआ है कि मुस्लिमों की आबादी वाले इलाके से हम नहीं गुजरेंगे? ये इस देश में बहुसंख्यक हिंदू है, तो उनकी भावनाओं का सम्मान करना भी किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो उसका कर्तव्य बनता है। ठीक है, वो सत्ता में है, मतदाताओं ने उन पर भरोसा जताया, वो लगातार तीसरी बार जीत के सत्ता में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक समुदाय को पूरा तरजीह दें, उनको हर सहूलियत उनके लिए हो, और दूसरे समुदाय के प्रति आपका नजरिया कुछ दूसरा हो। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के देखने के जो भेदभाव के तरीके हैं उसमें यह स्पष्ट होता है कि एक धर्म विशेष को लेकर उनके मन में जो भाव उमड़ते हैं वो सीधा सीधा वोट प्राप्त करने की राजनीति से ही जुड़ा हुआ है। तो क्या लगता है प्रदीप जी, आपको अल्पसंख्यक की राजनीति करती है ममता बनर्जी, पहली चीज, और दूसरी चीज ये ममता ने और भी आप पे आरोप लगाए, हम एक एक आरोप आपको बताएंगे, उसका जवाब भी आपसे लेंगे। उन्होंने कहा कि जो अन्य धार्मिक हिंदू त्योहार होते हैं उनमें कोई गुंडागर्दी, कोई दंगा, कोई आगजनी, कोई बवाल नहीं होता, लेकिन राम के नाम पर हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही। उन्होंने सीधा कहा कि भारतीय जनता पार्टी राम का नाम सिर्फ लेती है।
और काम राम का नहीं होता, क्योंकि किसी कारणवश हमारे साथ टीएमसी के नेता और प्रवक्ता नहीं जुड़ पाए हैं, तो सभी आरोपों का हम आपसे जवाब लेंगे और आपसे पूछेंगे कि आखिर क्या ममता दीदी ने जो कहा है, जो आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं, इसका क्या जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता दे सकते हैं? बड़े आसानी से प्रदीप जी। देखिए रवि जी, आपको याद होगा जब बंगाल के विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, उस दौरान ममता बनर्जी का काफिला सड़क से गुजर रहा था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को देखकर जय श्री राम का नारा लगाया। किस तरह से तमतमाते हुए अपनी गाड़ी से उतरती हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनको धमकी देती हैं कि जय श्री राम का नारा तुमने क्यों लगाया। तो जिस व्यक्ति की सोच एक नारे के प्रति और उस पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रति इस तरह का भाव रखती हो मन में, तो आप समझ सकते हैं कि तुष्टीकरण की राह पर कौन चल रहा है। और जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी ने राम का सिर्फ नाम ही नहीं लिया, बल्कि राम की लड़ाई को जिस तरह से स्थापित करने में और आगे बढ़ाने में अपना सर्वस्व झोंक दिया, आज उसी का परिणाम है कि तमाम विरोधों के बावजूद भी राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। तो उसके पीछे इन लोगों को कोई योगदान नहीं है। इन लोगों ने तो हद तक कोशिश की, कोर्ट में तरह तरह की दलीलें दी गई, वकीलों को भेजा गया, वकीलों की फौज खड़े किए गए कि यह मंदिर निर्माण का कार्य किसी तरह से रुक जाए। और कई लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने कोर्ट में जाकर याचिका डाली कि 2019 तक तो कोर्ट का फैसला नहीं आना चाहिए था, नहीं तो इससे बीजेपी को लाभ हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर यही ठीक दूसरे धर्म के कोई मामले होकर होते तो क्या इनको ये बोलने की हिम्मत थी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने सही दिशा पर चल रही है, मतदाताओं का भरोसा उसके साथ है। और हम जी प्रदीप जी, ममता का कहना है, ममता दीदी का कहना है कि जो हमारी पार्टी है, जो हमारी विचारधारा है, वो सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है। हम हिंदू को भी लेकर चलते हैं, लेकिन बनावटी हिंदुओं को लेकर नहीं चलते, ये ममता ने कहा है। और इसके पहले भी देखिए, बंगाल में सबसे, जैसे कि हमने पहले ही आपसे कह दिया था कि प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है। ये ममता जी को जवाब देना चाहिए था और कहना चाहिए, अगर ये इतना आगजनी होती है तो इसका जवाब उनको देना चाहिए था। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू परिषद, जो तमाम संगठन के लोग हैं, मंदिर से निकलती है रैलियां, कलश यात्रा, शोभा यात्रा मंदिर से निकलती है, लेकिन लास्ट में वो मस्जिद तक कहां पहुंच जाती है? क्या आपको लगता है कि मस्जिद के पीछे, क्या मस्जिद तक जाने में क्या उनका एक लक्ष्य तय होता है? और ये यात्रा मंदिर से निकलती है तो मस्जिद तक कैसे चलिए? जो भी इनकी रूट तय होते होंगे, और हमेशा ये विवाद वहीं पे जाकर होता है। पता चलता है कि मस्जिदों से पत्थर फेंके गए, पता चलता है छतों से पत्थर फेंके गए। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें वाकई अगर कट्टरपंथ लोग हैं तो एक धर्म में नहीं है, सभी धर्मों में? इसको हम नकार नहीं सकते और कह नहीं सकते। देखिए रवि जी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि क्या मंदिरों से निकलने वाले जुलूस के रास्ते में अगर कोई मस्जिद आ जाए तो हम अपना राह बदल दें या मुंह फेर लें वहां से? हम जिन लोगों को बहुत दिक्कत है कि रामनवमी कुछ भी न निकले या फिर कोई हिंदू धार्मिक यात्रा न निकले, मैं समझता हूँ कि अपने मस्जिदों पर पर्दा डाल देना। वो उनको अगर इतनी नागवार लगती है कि हमारे उस रास्ते से कोई जुलूस जाने से उनका मस्जिद अपवित्र हो जाएगा, तो कोई वैकल्पिक रास्ता ढूंढ ले। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है कि ममता जी कह रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हम चिंतित रहते हैं, अगर इतनी ही चिंता होती तो गायों की तस्करी नहीं होती बांग्लादेश को, वो तमाम बंगाल के रास्ते से ही होकर बांग्लादेश जाती। उसके अलावा आपको याद होगा पार्थ चैटर्जी, किस तरह के आरोप लगे उन पर, 50 करोड़ रुपए के साथ उनकी गिरफ्तारी हुई। हाई तौबा मचाया ममता बनर्जी ने कि मेरे मंत्री पर हाथ कैसे डाल दिया, पैसे पकड़े गए और किस तरह का माया जाल उन्होंने फैला कर रखा था, वो सारा कुछ सामने आ गया। उसके अलावा एक उनके पार्षद जो बहुत ताकतवर थे, गौ तस्करी, कोयला तस्करी, न जाने किन किन मामलों में उनकी संलिप्तता थी। अगर ममता दीदी इनकी इतनी चौकस होती तो उनके नाक के नीचे इस तरह की करतूत करने की कोई हिम्मत नहीं करता। और आपको भी पता है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग इसलिए आज आपके डिबेट में नहीं आए कि उनको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और उनको यह बताना पड़ेगा कि कच बनी आखिर कहाँ जाता था। तो जो प्रश्न हम लोगों ने उठाए हैं उससे तिलमिलाहट उनकी स्वाभाविक है, और उस तिलमिलाहट के कारण हम पर जो भी आरोप लगाती है वो, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए वो वरदान साबित होता है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के लिए खड़ी है, हिंदुओं के लिए लड़ रही है,
हिंदुओं को हम संगठित करने में लगे हैं और अपना सब कुछ हम उस वर्ग के लिए झोंकना चाहते हैं जिसको लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा प्रदीप जी, इस दंगा और इस आगजनी के पीछे का कारण क्या है? अगर हम आपसे कारण पूछे, चलिए हमने माना पाक साफ है भारतीय जनता पार्टी के लोग, पाक साफ है हिंदू संगठन के लोग, तो इस दंगा के पीछे क्या एकमात्र टीएमसी है या उसके साथ किसी धार्मिक जो लोग हैं उनका हाथ है? अगर हम इसकी कड़ी समझें, क्योंकि हमारा मकसद है दंगा को रोकना, दंगा के पीछे हाथ किसका है ये जानना, और दंगा ये जो हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, उससे कितने परिवार जल जाते हैं, कितनी घर की खुशियां उजड़ जाती हैं, उससे पूछे तो शायद वो बता पाएगा। हम आप तो इस पर चर्चा कर सकते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं और सफाई ले सकते हैं, लेकिन उन घर को सोचिए कि इन दंगों की वजह से जिनकी घर की छत उजड़ जाती है, जिनके पास रहने का घर खत्म हो जाता है, जिनके घर का चिराग खत्म हो जाता है, इस दंगे में वो भी शहीद हो जाता है, वो भी जल जाता है। इस दंगा के पीछे का कारण क्या है? चाहे बिहार में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, बिहार में नीतीश की सरकार है, आरजेडी के साथ गठबंधन है, आरजेडी जेडीयू का, और टीएमसी की वहां सरकार है, आपकी पार्टी विपक्ष में। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, हम सभी को ले रहे हैं, बीजेपी को ले रहे हैं, आरजेडी को ले रहे हैं, जेडीयू को ले रहे हैं, टीएमसी को ले रहे हैं, आपको लगता है कि इनकी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, या इसके पीछे धार्मिक भावनाओं को भी जोड़कर सिर्फ और सिर्फ होता नहीं कि हमने आग लगा दी और उसके बाद पानी लेकर कोई दूसरा आया? प्रदीप जी। देखिए रवि जी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये पीड़ा ममता बनर्जी को तब भी होनी चाहिए थी जब चुनाव के उपरांत जो परिणाम आए और अपने ही राज्य के लोगों के खिलाफ जिस तरह की बर्बर कार्रवाई इनके कार्यकर्ताओं ने की, किसी के हाथ पैर तोड़ दिए गए, किसी की हत्या की गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, तब ये दर्द इनका नहीं छलकता, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में थे लोग। जी 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 प्रदीप जी। लॉ एंड ऑर्डर का विषय तो पूर्णतः राज्य सरकार का है। अब ममता बनर्जी अगर अपनी नाकामी को बीजेपी के मत्थे मरना चाहती है तो मैं समझता हूं कि उनकी भलमनसाहत को लोग भली भांति समझ रहे हैं कि अपनी गलती की जो कमियां हैं उनको छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा दो। अगर दंगा हो रहे थे तो उनकी पुलिस क्या कर रही थी, उनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस फेल्योर अगर है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी गलती बनती है ये। और कहीं ना कहीं जो प्रश्न आज आपने खड़े किए कि ममता बनर्जी के मन में बहुत पीड़ा है, तो ये पीड़ा सबों के लिए दिखना चाहिए, सिर्फ सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रदीप जी, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर मानते हैं कि अगर हमने हिंदू धर्म, हमारा धर्म सिखाता है कि सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों का सम्मान करो, साथ में लेकर चलो, और उसके बाद कहीं अगर कोई आपको एक चाटा मारे, गांधी जी का उसूल था, तो आप दूसरा गाल दे दो। और हमारा धर्म ये तो नहीं सिखाता प्रदीप जी कि अगर कोई आपके पर उंगली उठाए तो आप उसका घर उजाड़ दो। क्या आपको लगता है कि ये जो दंगा हुआ है पश्चिम बंगाल में, हुगली में, या फिर बिहार में जो दंगे हुए हैं, ये दंगे हिंदू संगठनों की ओर से किए गए हैं, या फिर ये जो दंगे हुए हैं इनमें जो भी अलग पार्टी थी, पार्टी के लोगों ने किया, उनके कार्यकर्ताओं ने किया, या धार्मिक मुद्दा में ये हुआ है? आप इसे किस एंगल से दे रहे हैं? राजनीति के एंगल से देख रहे हैं कि धार्मिक एंगल से देख रहे हैं? प्रदीप जी। देखिए रवि जी, अभी आपने कुछ उदाहरण गिनवाए कि बापू कहा करते थे कि एक थप्पड़ एक गाल से पड़ी तो दूसरा गाल भी आगे कर दी। अब वो समय बीत चुका, अब उससे कहीं आगे निकल चुके हैं, अब ऐसा नहीं होने वाला। अगर एक गाल पर थप्पड़ पड़ी तो पहले तो उस हाथ को तोड़ेंगे। और जहां तक बात है, आपने कहा कि कोई आपसे उंगली दिखाए, अब मैं समझता हूं कि अपनी कुछ गलतियों के कारण हिंदू समाज ने जितनी प्रताड़ना झेली इस देश में, हमारे मंदिर कब्जा लिए गए, एक नहीं हजारों की संख्या में, हम पर जिस तरह से इम्पोज किया गया कि आपको धर्म विशेष को सहूलियत देने के लिए अपने हित त्यागने पड़ेंगे, आपको हज सब्सिडी दी जाती थी इस देश में,
और मंदिरों से जो शुल्क वसूला जाता है, जो दान पात्र में पैसे जमा होते हैं, वो मस्जिदों पर खर्च किए जाते थे। तो ये अब नहीं चलने वाला। मैं समझता हूँ कि मूल वजह इनकी यही है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद वो सारा माइंडसेट अब चेंज होने लगा है, लोग समझने लगे हैं चीजों को, और इनकी पीड़ा इसी बात में निहित है कि आखिर ये कुछ बदलाव क्यों हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कैसे कर सकती है? तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए इन्होंने एक नया फॉर्मूला तय कर दिया कि बदनाम करो उनको। लेकिन मतदाता इतने होशियार हैं कि इनकी बातों में फंसने वाले नहीं है, और ना हम अपने ऊपर, हमारे ऊपर जो बदनामी की कोशिश की जाती है, हम उसका जवाब भी देते हैं, तार्किक ढंग से देते हैं, हिंसा के माध्यम से नहीं देते। और जहां तक कहा आपने कि ये धार्मिक उन्माद है या क्या है, अगर कोई हमको ललकारेगा तब वो दौड़ गया रवि जी, जब हम ललकार सुनकर अपने घरों में चले आते थे वापस, या फिर अपने कुंडे में सिमट जाते थे। अब ललकारेगा कोई तो उसके ललकार को जवाब भी मिलेगा। बिल्कुल प्रदीप जी, ललकार को जवाब तो दिया ही जाएगा, लेकिन जो राजनीतिक पार्टी हैं इनके लिहाज से अगर प्रदीप जी देखा जाए, आपकी भी पार्टी को हम इंक्लूड करते हैं और जोड़ते हैं, 2024 का चुनाव है आगे। ममता दीदी विपक्ष में है और बड़ा चेहरा बनने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के राहुल गांधी की चर्चा है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वहीं विपक्ष में तमाम महागठबंधन बनने की कोशिश होती है, लेकिन फिर टूट जाता है। एक पार्टी दूसरे पार्टी से मिलती है तो पता चलती है तीसरी पार्टी नाराज हो गई। क्या आपको लगता है कि ममता दीदी का ये आरोप, इतना ये हिंसात्मक प्रदेश बनवाना, उसके बाद बीजेपी को पूरी तरीके से आड़े हाथ ले लेना कि ये बीजेपी के नेतृत्व में हो रहा है, बीजेपी के लोग करा रहे हैं, बीजेपी के लोग गुंडा हैं, हिंदुत्व के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तमाम आरोप लगाना, क्या आप ये मान रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया है, चुनावी रणनीति है, और ममता की निगाहों में तो 2024 है, हिंसा एक बहाना है? रवि जी, आपको 2019 के चुनाव का पहले का वो दृश्य याद होगा, जब ममता बनर्जी ने एक कोलकाता में रैली आयोजित की और देश के तमाम जो विपक्षी नेता हैं हाथ उठाकर सब उन्हें फोटो खिंचवाई। क्या हश्र हुआ उनका? और फिर आज वही कोशिश ये लोग कर रहे हैं, सब निजी स्वार्थ में, परिवार वाली पार्टियां। ममता बनर्जी अपने भतीजा के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करती। एमके स्टालिन परिवारवाद का नायाब उदाहरण, राहुल गांधी परिवारवाद से उपजी हुई व्यक्तित्व, उसके अलावा लालू यादव, उनका बेटा आज बिहार में सत्ता संभाल रहे हैं। तो आप देखेंगे जो एक कुनबा है ना, परिवारवादियों का कुनबा है, और इन परिवारवादियों को अब लग रहा है कि जो मौज मस्ती हमने विगत सालों में की थी सत्ता में रहते हुए, अब नरेंद्र मोदी के आने के बाद हम पर अंकुश लग रहा है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए एकजुट हो रहे हैं। मुद्दे तो बताइए, किस मुद्दे पर एकजुट हो रहे हैं? राहुल गांधी से पूछेगा तो बोलेंगे लोकतंत्र खतरे में है, बोलने नहीं दिया जाता, सबसे ज्यादा वही बोलते हैं, आरोप भी लगाते हैं, उलूल जुलूल भी बोलते हैं, कोर्ट से सजा हो जाए तो कोर्ट के फैसले का सम्मान भी नहीं करते, कोर्ट फिर आखिर जाते हैं वो कोर्ट। लेकिन हाई तौबा इस तरह से मचाई जाती है कि मानो नरेंद्र मोदी ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी, जबकि उनकी गलतियों के चलते कोर्ट ने उनको सजा सुनाई। तो आप समझ सकते हैं चीजों को कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक एक ईंट जोड़कर किसी तरह से महल खड़ी की जाए, लेकिन मतदाता अब समझ रहा है कि देश विकास के पथ पर है। और बीजेपी पर जो आरोप लगाए जाते हैं दंगाई होने का, उत्तर प्रदेश में तो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है, जो नहीं कुछ एक पत्थर तक चला वहां, ये बता दीजिए रवि जी। नहीं प्रदीप जी, हम इसके पहले इस बात को लेकर चर्चा की, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा प्रदेश, मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, लेकिन एक पत्थर तक नहीं चला। इसका भी श्रेय और इसकी भी क्रेडिट प्रदेश सरकार को जाता है, योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, इसमें कोई इफ बट नो नहीं है। प्रदीप जी, सवाल यही कि ममता दीदी ने जो आरोप लगाए हैं कि विपक्ष पूरी तरीके से, शायद उनकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, या फिर जो उन्होंने आरोप लगाए, ये राजनीति की दृष्टिकोण से, फिलहाल अगर हमारे साथ डिबेट में टीएमसी के प्रवक्ता जुड़ेंगे तो उनसे जरूर ये सवाल हम पूछेंगे। प्रदीप जी, फिलहाल आपने हमारे साथ, आप जुड़े और हमारे साथ चर्चा की, इस मुद्दे पर खास बातचीत की, आप तमाम प्रश्नों के उत्तर भी दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वही आपको बता दें कि ममता दीदी के प्रश्नों को ममता दीदी ने सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए थे। वही भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े और उनसे हमने तमाम प्रश्नों के उत्तर पूछे, उन्होंने बाकी के साथ उन प्रश्नों के उत्तर दिए और बताया। तो सवाल यही कि ममता दीदी क्या राजनीति को
पिथौरा बनाकर धर्मों के बीच में एक लड़ाई पैदा करना चाहती है? क्या आने वाले कल में 2024 की उनकी निगाह है विपक्ष में अपने आप अपनी पार्टी को बड़ा चेहरा बनाना चाहती है? क्या ऐसी हिंसा से राजनीतिक पार्टियों में स्वार्थ छिपा हुआ है, ममता का स्वार्थ छिपा हुआ है? सवाल वही कि आखिर आने वाले कल में अगर सरकार बेहतर काम करेगी, जनता के लिए सोचेगी, जनता के प्रश्नों का जवाब देगी, जनता के दुख दर्द में शामिल होगी, तो जनता उसका साथ जरूर देगी। अगर ममता या भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर जनता को लड़ाकर, जनता के बीच में आग डालकर, जिस आग से एक परिवार उजड़ जाता है, उसका चिराग उजड़ जाता है, उसके ऊपर का छत खत्म हो जाता है, अगर ऐसी राजनीति होती रही तो जनता उसका भी जवाब देगी। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार। नमस्कार।